दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश। आप कल्पना करें एक ऐसे समाज की जहां उपद्रव, अशांति, तनाव जो पैदा करने वाले लोग हैं, जो शक्तियां हैं, जो धाराएं हैं, लगभग उसी से मिलती जुलती शक्ति धारा सत्ता संचालन में भी हो, प्रशासन की देखभाल में भी हो, उसकी निगरानी में भी हो, उसके नेतृत्व में भी हो, तो कैसा होगा। उत्तर प्रदेश की बात जब आती है तो देखा जाता है कि अजीबोगरीब संगठन, कोई हिंदू महासभा के नाम पर, कोई हिंदुत्व महासभा के नाम पर, तरह तरह के नाम इतने सारे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने ऐसे संगठन हैं, कितने जस्ट कागज पर उतर आते हैं, कितने वाकई जमीन पर होते हैं, ये पता नहीं चलता। लेकिन इस तरह के हिंदुत्ववादी जो सोच, हिंदू मत सोचिए, हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदू जो है मूलतः वर्णाश्रम धर्म है। हिंदू मूलतः एक ऐसा धर्म है जो अपनी जो उसकी जो सबसे विलक्षण विशेषता है वो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले एक धार्मिक विचार की है। तो हिंदू एक अलग वर्णाश्रम धर्म है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं वो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अलावा भी उनके बहुत सारे गुण हैं। इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है। तो हिंदुत्व जो है एक राजनीतिक शब्दावली है, इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। तो हिंदुत्ववादी शक्ति जब मैं कहता हूं तो आप कल्पना कीजिए कि तरह तरह की नारेबाजी, तरह तरह का आह्वान, तरह तरह की अपील, और उसके बाद अगर लगभग उसी से मिलती जुलती शक्तियां शासन में हो, संचालन कर रही हो प्रशासन का, तो कैसा विरोधाभास एक उभरता है, एक कैसा कोलाज उभरता है। मैं मथुरा की बात कर रहा हूं आज। मथुरा में कुछ दिन पहले की बात है, नवंबर महीने में एक संगठन है, उस संगठन ने मथुरा के बारे में ऐलान किया कि भाई 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस का दिन आएगा, उस दिन हम लोग, ये संगठन के लोगों ने आह्वान किया, सोशल मीडिया पर छा गया उनका पूरा का पूरा बयान। ये भी एक अजीब तरह का हिंदुत्ववादी संगठन था और उसने अपने को कहा कि वो वहाँ की जो ईदगाह मस्जिद है उस पर जलाभिषेक और मूर्ति स्थापना वगैरह की बात करेगा। किसी ने कहा कि वो पदयात्रा करेगा। इस तरह की बातें की गई अनाप शनाप। इसको प्रशासन ने काउंटर किया। सच पूछिए तो मथुरा जिला जो पुलिस है उसने बाकायदा ट्वीट किया कि मथुरा में आने वाले दिनों में किसी भी अवैधानिक पदयात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होने और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अराजकता अथवा अफवाह फैलाने की बात जो भी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मथुरा में आने वाले दिनों में किसी भी तरह की अवैधानिक पदयात्रा या कार्यक्रम में सम्मिलित होने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। उनका जो प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का ये एक ऐलान था जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया। उसका असर भी दिख रहा है। आज 5 तारीख है जब हम आपसे बात कर रहे हैं और 6 तारीख को बाबरी विध्वंस दिवस है और उसके एवज में, उसके अवसर पर मथुरा में भी एक उपद्रव, अशांति, टकराव पैदा करने की साजिश रची जा रही थी। अभी जो मैंने खबर ली मथुरा से, हमें पता चला कि 2 किलोमीटर के दायरे में उस स्थल के वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। तो पुलिस ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने किसी भी तरह के अवांछित तत्वों को अंदर आने से रोकने का एक मजबूत सबल प्रयास किया है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये जिन लोगों ने आह्वान किया उन्होंने नवंबर महीने में किया, लेकिन एक सरकार जो चलाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ भी बहुत सारे संगठन हैं, उसके अनुषंगिक संगठन बोले जाते हैं, आरएसएस के बहुत सारे एफिलिएटी हैं, बहुत सारे आरएसएस से एफिलिएटेड नहीं है, हिंदू महासभा से एफिलिएटेड हैं। तो
उन संगठनों ने जो कुछ कहा था उसे काफी मिलती जुलती बात अलग शब्दावली में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया। और वो ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट किया 1 दिसंबर को। और इन जनाब ने जो शासन के शीर्ष पर हैं, यानी मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री वहां हैं, ये हैं मौर्य साहब। इन्होंने कहा कि, अब मैं कोट कर रहा हूं, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। हैशटैग जय श्री राम, हैशटैग जय शिव शंभु, हैशटैग जय श्री राधे कृष्ण। अब बहुत सारे लोगों को जब प्रशासन की तरफ से धमकी आती है कि इस तरह का आप ट्वीट न कीजिए, सोशल मीडिया पर आप इस तरह से न लिखें, तो वो लोग डिलीट करते जाते हैं। लेकिन माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात उन्होंने डिलीट नहीं किया है। वो तरह तरह के ट्वीट करते रहते हैं। पिछले दिनों भी उनका एक ट्वीट बहुत चर्चित हुआ था, खासकर जेवर हवाई अड्डे के उद्घाटन या शिलान्यास के बाद, लोकार्पण से पहले की बात है, यानी शिलान्यास, लोकार्पण तो तब होगा जब ये बनकर तैयार होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो भी मथुरा की तैयारी है इस तरह का ट्वीट करते हैं। और उसको कनेक्ट कैसे करते हैं अयोध्या काशी के भव्य मंदिर निर्माण से? इसी के नक्शे कदम पर लगभग मिलता जुलता जो सोशल मीडिया पर बहुत सारा बयान है, जिस पर पुलिस बहुत नाराज थी और पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ पुलिस उपद्रवी तत्व, जो असामाजिक तत्व हैं, जो किसी भी सरकार, किसी भी शासन के लिए चुनौती बन जाते हैं समय समय पर, उनको आगाह कर रही है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के खुराफाती बयानों से आप अलग रहें, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। समाज में अशांति पैदा करना, अराजकता पैदा करने वाला बयान मत जारी कीजिए। लेकिन अलग ढंग का थोड़ा, लेकिन इसी तरह की बात, भले ही वो कोई आह्वान न हो, लेकिन संकेत है कि मथुरा की तैयारी है, हैशटैग ये सारी देकर ट्वीट करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब उनको कौन समझाएगा कि भाई जहां इतना विषाक्त माहौल पैदा करने वाले लोग मौजूद हैं, इतने सारे संगठन, इतने सारे धर्म ध्वजाधारी, इतने सारे धुरंधर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की शब्दावली में बयानबाजी वो कर रहे हैं, तो कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब स्थिति है कि एक तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स तमाम तरह के खुराफाती बयान देते हैं, अराजकता पैदा करने वाले, अशांति पैदा करने वाले, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले, और सरकार पर जिम्मेदारी है, शासन पर जिम्मेदारी है कि वो उनको रोके, खुराफात न करने दे। और दूसरी तरफ क्या है कि सरकार में ही जो लोग बैठे हैं वह भी अलग भाषा में ही सही, अलग जुमले में ही सही, लेकिन वो भी अजीबोगरीब बयान जारी करते हैं, जिसकी संविधान के नाम पर शपथ लेने से जो आबद्ध व्यक्ति है, जो संविधान के प्रति वचनबद्ध है, उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यह काम कोई नॉन स्टेट एक्टर करे तो बात समझ में आती है, लेकिन जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसका ऐसा बयान जारी करना, इस तरह का ट्वीट करना कोई लॉजिक है? तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मथुरा में जो आह्वान करने वाले लोग हैं, हमने जो पता किया मथुरा के लोगों से, तो उसमें पता ये चला कि पुलिस ने जो व्यवस्था की है, कई लोगों को उनके घरों पर निगरानी की जा रही है ताकि वो उपद्रव न करने सड़क पर उतरें, और 2 किलोमीटर के दायरे में घेराबंदी कर दी गई है जिस स्थल की बात उन्होंने की थी। तो ये एक मैं समझता हूं कि अजीबोगरीब स्थिति है कि प्रशासन जो चलाने वाले लोग हैं वह भी किस तरह गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं और कई बार तो हरकत भी करते हैं। और लखीमपुर खीरी आपको याद होगा कि किस तरह का बयान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिया था सभा में, लखीमपुर खीरी कांड से पहले की सभा में,
जिनके पुत्र अभी जेल में बंद हैं, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में, हत्या करने के आरोप में। और केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी थी कि वो देख लेंगे, उनका अतीत आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इस तरह की भाषा में। तो ये शासन में बैठे लोग अगर इस भाषा में बोलते हैं, जनता को संबोधित करते हैं या धमकी देते हैं लोगों को, समाज में उपद्रव की आशंका व्यक्त करना या आशंका पैदा करना, ये जो बात है, ये भूमिका, ये जो काम है, ये शासन चलाने वाले लोगों का नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यूपी में अजीबोगरीब स्थिति है। और इसी बीच में चुनाव होने वाला है कुछ ही महीने बाद। तो हम सब उत्तर प्रदेश के लिए शुभकामना व्यक्त करें कि वो उत्तम प्रदेश बने या न बने, लेकिन शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे। अगर शांति और सौहार्द बना रहेगा तो देर सवेर उत्तर प्रदेश का भला होगा। और दूसरी खबर दोस्तों हमारी है वो नागालैंड से है। नागालैंड में काफी समय से जो वहां के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और केंद्र सरकार है और केंद्रीय शक्तियां हैं या राज्य की जो पुलिस है, उनके बीच में एक बिल्कुल एक शांतिपूर्ण माहौल था। आमतौर पे घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन कल बीती रात यानी शनिवार की बीती रात वहां पर मोन जिला है, मोन जिला के ओटिंग में रात को फायरिंग हुई और 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 14 लोगों की मौत हुई, जिसमें 1 सुरक्षा बल का जवान है और 13 ग्रामीण हैं। 13 वहां आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग हैं जो खदान में काम करते हैं, पढ़ते हैं या दूसरे और रोजगार में हैं। ये निर्दोष लोग हैं। इनका ना मिलिटेंसी से कोई रिश्ता है, न किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता है, लेकिन इनको मार डाला गया। असम राइफल्स का कहना है कि वो जांच करा रही है। प्रशासन ने कहा है कि एसआईटी गठित कर दी गई है। अब सवाल इस बात का है कि अगर इसमें सुरक्षा बलों की गलती है, सुरक्षा बलों की गोलियों से लोग मारे गए हैं, तो इसमें पुलिस ही जांच कैसे करेगी? क्या अपने गुनाह की जांच अपना ही कोई व्यक्ति कर सकता है? तो यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं इसके लिए कोई जुडिशियल कमीशन, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जा सके। अब मुख्यमंत्री जो वहां के हैं, नेफी और यो, इनके साथ बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए कि वो जनता का साथ दें या उन दलों का साथ दें जिनके कारण उनकी सरकार चल रही है और केंद्र की सरकार और केंद्र के रहमो करम पर जिस तरह से वो उनकी सत्ता है वहां। इसको लेकर नागालैंड में इस समय तनाव पैदा हो गया है। काफी समय से एक तनाव शैथिल्य का माहौल था नागालैंड में, शांति का माहौल था। भले ही वहां पर अंदर अंदर चीजें खलबला रही हैं, लेकिन जो पहले का दौर नागालैंड में हुआ करता था, नागालैंड हम गए थे और हमने देखा कि एक दौर में एक बार हम लोगों ने रिपोर्टिंग करने हम वहां गए थे तो माहौल बहुत खराब था, लेकिन पहले के मुकाबले पिछले कुछ वर्षों से माहौल उतना खराब नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी है खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से, अब ये सभी निर्दोष लोग मारे गए किस आधार पर? कि उन्हें शंका हुई, उन्हें ये खुफिया रिपोर्ट थी कि कुछ मूवमेंट हो रहा है मिलिटेंट्स का, इसलिए हम लोगों ने पुलिस की, इसलिए हम लोगों ने गोली चला दी। अब ये तो कोई तर्क नहीं है कि बिना शिनाख्त किए, बिना खोज खबर किए आप इस आशंका में किसी कथित खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर गोली चला दें कि ये वही लोग हो सकते हैं। नागालैंड इससे बेहद तनावपूर्ण है, बहुत तनाव वहां बना हुआ है। देखना है कि आगे क्या होता है। और दोस्तों हमारी तीसरी खबर जो बहुत ही दुखद खबर है, दुखी करने वाली खबर है, और वो है कि विनोद दुआ जो वरिष्ठ पत्रकार, भारत के टेलीविजन में एक तरह से यूं कहा जाए कि एक ऐसी टीवी पर्सनालिटी जिन्होंने खबर विश्लेषण और टिप्पणियों की दुनिया को बहुत ही जीवंत बनाया और जिन्होंने एक तरह से भारतीय टेलीविजन पर डिस्कशन को, इंटरव्यूज को एक साहसिक आयाम दिया। एक कोशिश उन्होंने की कि बहुत आराम से बोलकर, बगैर किसी शोर शराबे के
कैसे कार्यक्रमों को एक क्रिटिकल ढंग से अपनी बात पेश की जाए। जिन दिनों दूरदर्शन केवल था, प्राइवेट चैनल नहीं थे, उनके कार्यक्रम दूरदर्शन पर आते थे, टेलीविजन पर आते थे, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अधीन होता है। लेकिन उस कार्यक्रम उस टेलीविजन पर भी उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों से बहुत जबरदस्त इंटरव्यू किए, ऐसे इंटरव्यू जिसमें कि क्रिटिकल सवाल पूछे गए, कठिन सवाल पूछे गए, जिसमें मंत्री परेशान होते रहे। ऐसे भी कई कार्यक्रम विनोद दुआ किया करते थे। विनोद दुआ ने बाद के दिनों में यूट्यूब चैनलों पर काम करना शुरू किया। दवायर पर उन्होंने जनगण मन की बात पेश की और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह उसी दवायर यूट्यूब चैनल पर अपना कार्यक्रम पेश करते थे और मैं भी उसी चैनल पर एक अपना वीकली शो पेश करता था। हम दोनों की अक्सर तो नहीं, लेकिन यदा कदा कार्यक्रमों के दौरान मुलाकात भी हो जाती थी, बातचीत भी होती रहती थी। विनोद दुआ की उम्र 67 थी, लंबा अभी सफ़र बाकी था जीवन का। लेकिन वो कोरोना से एक दौर में वायरस इन्फेक्ट हुए। उनकी पत्नी पद्मावती जी, उनका निधन पहले ही हो गया। विनोद दुआ अस्पताल से लौटे जरूर, बेहतर होकर, ठीक होकर, लेकिन जो कोरोना से कोविड-19 के वायरस इन्फेक्शन से जो उनके शरीर को क्षति हुई, और खासकर मुझे लगता है कि अपनी धर्मपत्नी के निधन के बाद वो टूट से गए। उनका शरीर जिस तरह से कमजोर हुआ था, वैसे ही उनका मनोबल, मन, दिमाग, सब कुछ बेहाल हुआ। वो उनकी सेहत संभल नहीं सकी और अंततः उनका शनिवार को निधन हो गया। आज उनका क्रिमेशन हुआ। बड़े पैमाने पर पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में मौजूद थे। लोगों ने बहुत ही दुख और विषाद के माहौल में उनको अंतिम विदाई दी। विनोद दुआ एक ऐसी टीवी पर्सनालिटी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे जिन्होंने अपने शब्दों को संयत रखा, शालीन रखा, लेकिन अपने कंटेंट पर उन्होंने आवाम का साथ देना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज और आवाम के लिए अलग अलग धारा, अलग अलग रंग के राजनेताओं, सत्ता संचालकों से सवाल पूछे और सवाल पूछने की उनकी इसी अदा से मौजूदा सत्ता, मौजूदा सरकार बेहद नाराज थी। उन्हें देशद्रोही साबित करने की भी कोशिश की गई, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डालने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। ऐसे विनोद दुआ को हम न्यूज़ क्लिक की तरफ से अपनी तरह से सलाम करते हैं और कार्यक्रम का समापन भी यहीं करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।